नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। SBN ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सरकार के बारे में, यानी हम जानेंगे सबसे पहले सरकार क्या होती है, सरकार के क्या क्या अंग होते हैं, और उसके बाद जो है हम जानेंगे कि उसमें जो है उसके विभिन्न जो है विभाग या भाग कैसे होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार क्या होती है। तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था है जो कहीं ना कहीं एक अच्छे राष्ट्र की जो हम अपने माइंड में एक अवधारणा सेट करते हैं, यानी जो एक अच्छे राष्ट्र के बारे में हम सोचते हैं, वो अच्छा राष्ट्र जो है, उस अच्छे राष्ट्र के बारे में हम जब सोचते हैं तो वो राष्ट्र की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को कहीं ना कहीं मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य जो है वो सरकार करती है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर हम देखें तो हमारे उसमें घर में जैसे हम देखते हैं, घर पे पापा मम्मी प्लानिंग करते हैं कि हमें किस तरह से काम करना है, क्या करना है, ये सारी प्लानिंग करते हैं। और जब प्लानिंग करते हैं तो उस प्लानिंग में फिर क्या होता है, पापा मम्मी मिलकर के पहले डिसाइड करते हैं कैसे काम करना है, पूरा उसकी व्यवस्था बैठाते हैं, और उसके बाद उसको उस प्लानिंग के थ्रू जो है पापा मम्मी उसको वापस काम को करते हैं। तो बस वही हो गया, एक तरह से सरकार की प्लानिंग बैठती है, और प्लानिंग बैठने के बाद में जो सारा काम है, यानी एक देश को चलाने के लिए एक पूरी प्लानिंग बनती है, और उस प्लानिंग को मूर्त रूप जो है वो सरकार प्रदान करती है। तो हम देखते हैं सरकार जो है उसका क्या अंग होते हैं। तो उसके 3 अंग होते हैं। सबसे पहले होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो हम देखेंगे यहाँ व्यवस्थापिका जो है उसमें सबसे पहले होती है केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका जो है वो 2 स्तरों पे होती है, एक केंद्रीय स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। केंद्रीय स्तर पे अगर हम व्यवस्थापिका को देखें तो व्यवस्थापिका का जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है उसे संसद कहा जाता है। इस संसद में हम देखते हैं संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो जो हमारा संविधान है, उस संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाएगा। या देश को संभालने के लिए केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है उसमें एक संसद होगी, और संसद के 3 प्रमुख अंग होंगे, यानी 2 भाग होंगे और 3 उसके अंग होंगे। यानी सबसे पहले राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के साथ 2 उसके सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, और इन तीनों को संयुक्त रूप से जो है संसद कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम राज्य व्यवस्थापिका में देखते हैं, यानी राज्य स्तर पे अगर देखते हैं तो राज्य व्यवस्थापिका हो गई, उसमें हम देखते हैं कि विधानमंडल होता है, उसको विधानमंडल कहा जाता है। और उस विधानमंडल के भी 3 प्रमुख अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका जो है वो 2 स्तर पे होती है, केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। केंद्र में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्थापिका जो है उसको विधानमंडल कहा जाता है, और उसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। अब आप सोच रहे होंगे केंद्रीय व्यवस्थापिका, राज्य व्यवस्थापिका, ये सब क्या है, तो मैं बताती हूँ आपको। केंद्रीय व्यवस्थापिका का मतलब पूरे भारत की व्यवस्था, पूरे भारत में व्यवस्था बनाने का काम जो करती है वो होती है केंद्रीय व्यवस्थापिका। और अपने राज्य स्तर पे जो व्यवस्था बनाती है उसको कहते हैं राज्य व्यवस्थापिका। यानी केंद्र में गवर्नमेंट, आपने देखा होगा केंद्र में जो है सरकार कानून बनाती है, वहीं हमारे राज्य स्तर पे भी कुछ कानून बनते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। यानी एक जैसे मैं बताती हूँ आपको, मान लीजिए आप एक फैमिली में रहते हैं, और फैमिली में अगर दादी हैं, दादी पूरा घर संभालती हैं, यानी दादी जो है पूरा बजट देखती हैं, पूरे घर में कैसे क्या होगा इस बारे में बताती हैं। लेकिन मम्मा क्या करती हैं, मम्मा चाची और जो होती हैं वो सब मिलकर के छोटे छोटे स्तर पे, अपने अपने स्तर पे काम को संभालती हैं। तो एक तो हो गया बड़े स्तर पे और एक हो गया छोटे स्तर पे। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है बड़े स्तर पे कानून बनाती है, व्यवस्था देखती है, और राज्य व्यवस्थापिका जो है वो राज्यों की व्यवस्था देखती है, अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी व्यवस्था देखती है। और ये सारी राज्य व्यवस्थापिका जो है, इन सब की व्यवस्था को मुख्य रूप से कौन देखता है, केंद्र। यानी केंद्र में जो सरकार है वो सरकार राज्य की सरकार के साथ मिलकर के कार्य करती है। अब हम देखते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ये भी 2 भागों में विभक्त होती है, केंद्रीय और राज्य। तो केंद्र में जो कार्यपालिका होती है उसके भी 3 अंग होते हैं। वैसे प्रमुख रूप से कार्यपालिका जो है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रमुख होती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है उसे भी इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है,
क्योंकि राष्ट्रपति जो है उसे समस्त कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तव में इन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करता है। उसके बाद हम देखते हैं राज्य कार्यपालिका जो है वहाँ भी सेम स्थिति है। प्रमुख रूप से वहाँ मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो राज्य कार्यपालिका की संवैधानिक तौर पे जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो केंद्र कार्यपालिका जो है वो भी दो भागों में विभाजित है, केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग होता है। वहीं राज्य कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, वहीं राज्यपाल भी इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और न्यायपालिका को देखते हैं। तो न्यायपालिका में ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी न्यायपालिका में केंद्र का राज्य का कुछ नहीं है। न्यायपालिका सभी के लिए एक समान है, चाहे वो राज्य स्तरीय हो चाहे वो केंद्र स्तरीय हो। तो लेकिन इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इसके सिर्फ 3 स्तर है, यानी ये कह लो कि सबसे बड़ा न्यायालय, उससे छोटा न्यायालय और उससे छोटा न्यायालय। इस तरह से हम इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, इसमें सबसे ऊपरी जो स्तर होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। जैसे मान लीजिए आपके घर में दादी भी रहती हैं, फिर ताऊ जी भी रहते हैं और फिर पापा भी रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। दादाजी, पापा जी और ताऊ जी सब साथ रहते हैं। तो हम देखते हैं कि घर में अगर कुछ भी काम करना है तो सबसे पहला निर्णय किसका होता है? दादाजी का, है ना। यानी मतलब दादाजी बोल देते हैं, वो फाइनल होता है। यानी दादाजी ने अगर कह दिया उसके बाद उस काम के लिए कोई मना नहीं कर सकता है ना। वही हम देखते हैं कि ताऊ जी से भी अगर कभी कभी अगर हम किसी चीज़ के लिए ताऊ जी से भी पूछ लें तो भी चल जाता है, दादाजी उसके लिए मना नहीं करते हैं या दादाजी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ पापा से पूछ के भी काम चलाया जा सकता है ना। तो हम ये कह सकते हैं, तो इस स्तर पे अगर मैं इन शब्दों में आपको समझाऊं तो सीधा हमने पापा से किसी काम के लिए पूछा, पापा ने मना कर दिया, तो हम फिर ताऊ जी से पूछ ले सकते हैं। ताऊ जी से पूछा, ताऊ जी ने भी मना कर दिया, तो फिर हम दादाजी के पास भी जा सकते हैं। और अगर दादाजी ने मना कर दिया दैट मीन्स वो काम नहीं होगा। लेकिन हो सकता है पापा ने मना कर दी, ताऊ जी ने मना कर दी, लेकिन दादाजी ने हाँ कर दी, तो ऐसी स्थिति में वो काम हो सकता है। तो इसी तरह से सरकार में भी 3 अंग होते हैं न्यायपालिका के, और ये जो है हमारी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग होती है। तो हम देखते हैं कि न्यायपालिका जो है उसमें सबसे ऊपरी स्तर पे होता है सर्वोच्च न्यायालय, और उससे नीचे होता है उच्च न्यायालय, और फिर सबसे नीचे होता है जिला न्यायालय, यानी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है वो पूरे भारत का एक ही है जो दिल्ली में स्थित है, और उच्च न्यायालय जो है वो सभी राज्यों में अपने अपने हो सकते हैं। यानी एक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है, 2 राज्यों से का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है ना। तो इस तरह से उच्च न्यायालय है, जैसे हम देखते हैं चंडीगढ़ और पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा, है ना, हरियाणा और पंजाब दोनों जो हैं उनका एक ही उच्च न्यायालय है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। अब जिला न्यायालय, तो जिला न्यायालय तो हम जानते हैं ये तो प्रत्येक जिले में स्थित होता है। यानी सबसे पहले अगर आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत करनी है, यानी मान लीजिए आपके घर में कोई आपको जो है किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हुई है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ किसी प्रकार का छल हुआ है या मेरा शोषण हुआ है, तो आप जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। वहाँ अगर आपको संतुष्टिपरक जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, और वहाँ भी अगर आपको संतुष्टिपरक जवाब नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो है जा सकते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी फाइनल डिसीजन मिलेगा वो बिल्कुल फाइनल होगा। यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि माना जाता है। तो अब हम एक बार दोबारा इसे देख लेते हैं, मैं दोबारा आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार जो है एक ऐसी अवधारणा है जो कहीं ना कहीं एक अच्छे राष्ट्र की जो अवधारणा होती है उसको एक मूर्त रूप प्रदान करती है। तो वो होती है सरकार। यानी सरकार जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो पूरे शासन को चलाती है, पूरे शासन को देखती है कि शासन जो है किस प्रकार से चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं व्यवस्थापिका। इसके जो है 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी सरकार जो है इन 3 स्तंभों से मिलकर के बनती है कहीं ना कहीं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इन्हीं के आधार पे कार्य चलता है। जैसे अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका जो है, व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाती है, कार्यपालिका उस व्यवस्था को लागू करवाती है, और यदि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाई है वो लागू करी है और उस व्यवस्था की कोई पालना नहीं करता है तो न्यायपालिका जो है
वो उन्हें दंड प्रदान करती है, यानी उन दंड दे करके उनको उस कार्य को करने के लिए बाध्य करती है, यानी सरकार की बात को मानने के लिए बाध्य करती है। तो अब हम देखते हैं व्यवस्थापिका जो है उसमें केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका, ये दो स्तर पे होती है, केंद्र में भी होती है और राज्य में भी होती है। अगर हम केंद्र में देखें तो संसद उसको कहा जाता है, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका जो है उसे संसद कहा जाता है। और संसद के 3 प्रमुख अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वहीं अगर हम राज्य व्यवस्थापिका देखें तो वहाँ पे भी 3 अंग होते हैं, उसको विधानमंडल कहा जाता है सबसे पहले, और इसके 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ऐसे ही अगर हम कार्यपालिका में आए, अच्छा एक चीज़ और, राज्य व्यवस्थापिका में ज़रूरी नहीं है कि 3 ही अंग हो, कहीं कहीं पर केवल विधानसभा है, केवल 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे विधान परिषद पाई जाती है। राजस्थान में भी विधान परिषद अभी फिलहाल में नहीं है, इसका जो है प्रोसेस चल रहा है, यानी विधानसभा जो है वो चाहे तो विधान परिषद का गठन करवा सकती है, चाहे तो उसे कैंसिल भी करवा सकती है, यानी उसका गठन जो है उसको स्थगित भी करवा सकती है। तो हमारे यहाँ जो राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में विधान परिषद का जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, यानी संसद से बिल पास हो चुका है लेकिन अभी तक गठन नहीं किया गया है। तो इस तरह से विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है अभी तक, तो इसलिए हर जगह विधान परिषद नहीं पाई जाती है, विधान परिषद कुछ राज्यों में ही पाई जाती है। अब हम कार्यपालिका देखें तो केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका, ये भी 2 भागों में विभक्त होती है, केंद्र में और राज्य में। तो केंद्रीय कार्यपालिका अगर हम देखें तो वहाँ प्रमुख रूप से होते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और राष्ट्रपति जो है वो भी इसका एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन वास्तव में इनका प्रयोग जो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करते हैं। ये जब हम अलग अलग से इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। आज मैं केवल आपको इंट्रो दे रही हूँ कि सरकार क्या होती है और उसके क्या क्या अंग होते हैं। ऐसे ही हम राज्य कार्यपालिका देखें तो उसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, और राज्यपाल जो है वो भी इसका एक अभिन्न अंग होते हैं। उसके बाद हम न्यायपालिका अगर देखें तो न्यायपालिका भी न्यायपालिका में जो है उसके भी 3 विभाग होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो सबसे ऊपरी न्यायालय होता है, उसका निर्णय जो है अंतिम निर्णय माना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उससे निचले स्तर पे होता है उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय जो है वो एक राज्य का एक भी हो सकता है या 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम जिला न्यायालय देखें, उसके निचले स्तर पे होता है जिला न्यायालय, जो हर जिले में स्थापित होता है, और व्यक्ति यदि चाहे तो जिला स्तर पे भी अपने किसी भी अपील का जो है निर्णय प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है सरकार की पूरी इन तीनों ये जो 3 विभाग हैं यानी या 3 जो भाग हैं, इन तीनों भागों के इर्द गिर्द घूमती है, और इन्हीं के द्वारा पूरी शासन व्यवस्था चलाई जाती है। जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे तो आप और अच्छी तरह से जानेंगे कि किस तरह से ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। वो एक अलग बात है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है उनसे न्यायपालिका को एकदम पृथक रखा गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जो है वो तो दोनों आपस में एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनमें इनको आपस में जोड़ती है। तो इस सबको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी कि किस तरह से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जो है उन दोनों में आपसी संबंध पाया जाता है, या दोनों को जो है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंधित या संबंध रखती हैं। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि भाई सरकार के 3 अंग, और फिर उनके भी जो है विभाग होते हैं, और उनमें कौन कौन प्रमुख होता है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। आप इस डायग्राम को कॉपी में बनाइए और कॉपी में बना के खुद समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, है ना। एक बार जब आप इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, बना करके खुद से पढ़ेंगे, अपने हाथों से बना करके जब पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा पढ़ना। आपको खुद को लगेगा कि मैंने जो है बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लिया है, और समझने के बाद जब आप इसको देखेंगे तो फिर ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको नहीं भूल पाएंगे चाह कर भी, है ना। बहुत आसानी से ये आपको याद रहेगा। तो आप देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बार बार। तो एक बार जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे, एक बार आप इसको समझेंगे खुद अपने आप से, या अपने आप को समझाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप दोबारा वीडियो चला के देखिए, मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आज उसको 1 बार 2 बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सरकार क्या है और उसके अंग कौन कौन से हैं और कौन सा अंग क्या कार्य करता है, ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो
आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।